हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुशील कुमार और मैं आपका हमारे कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं, जिसका नाम है श्री राम कोचिंग क्लासेज। आज हम हिंदी व्याकरण के प्रथम प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जिसका विषय है वर्ण विचार। और यह एक महत्वपूर्ण विषय है जो हिंदी भाषा के लिए एक नींव की तरह है। तो चलिए इस प्रश्न पत्र को हल करना शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? इसका आंसर है ध्वनि। ठीक है, इसमें सबसे छोटी अगर लिखित इकाई पूछता तो इसका आंसर होता वर्ण, लेकिन इसने पूछा है कि मौखिक इकाई कौन सी होती है, और इसका सही आंसर होगा हमारे लिए ध्वनि। दूसरा प्रश्न है, किसी भाषा की पूर्ण इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा हमारे वाक्य। किसी भाषा की पूर्ण इकाई का अर्थ यह है कि शब्दों का ऐसा समूह जो सार्थक हो। सार्थक होने का अर्थ है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, तब ही वह पूर्ण कहलाता है। और यही सार्थक और पूर्ण रूप जो होता है वो वाक्य होता है, इसलिए किसी भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य कहलाएगा। तीसरा प्रश्न है, इसमें दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े स्वर कहलाते हैं। ये सही है। वर्ण वह इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो या और विभाजित न हो। इन कथनों के बारे में पूछा कि इनमें से कौन से कथन सही है। ये दोनों ही कथन अपने आप में सत्य हैं। पहला कथन जो लिखा है कि वह वर्ण जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े स्वर कहलाते हैं, सही है। स्वरों के उच्चारण में हमें किसी अन्य स्वर या किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, यह अपने आप में पूर्ण होते हैं, तो ये कथन सही है। और दूसरा, वर्ण वह इकाई है जिसके टुकड़े नहीं होते। वर्णों के भेद हम पढ़ते हैं तो होते हैं स्वर और व्यंजन, और दोनों ही अपने आप में पूर्ण होते हैं, इनको और विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पे हमारे दोनों ही कथन सही हैं। चौथा प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, आ की मात्रा होती है, सही है। आ की मात्रा इस तरीके से लगाते हैं। दूसरा है, ज ग्रहित वर्ण है, नहीं। ग्रहित वर्ण का अर्थ होता है जिनको हमने हमारी हिंदी भाषा के न होकर जिनको हमने बाहर से ग्रहण किया है। ज तो हमारी हिंदी वर्णमाला का एक वर्ण है। अगर इसकी जगह नीचे की तरफ अगर यहाँ पे नुक्ता लगा होता तो यह एक ग्रहित वर्ण होता। तो अर्थात यह कथन जो है हमारा वो क्या है? असत्य है, अर्थात सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर जाएगा ज ग्रहित वर्ण है। ये एक असत्य कथन है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ये सही बात है। संयुक्त व्यंजन हमारे हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और चौथा होता हमारा श। ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। और चौथा कथन देखिए, अविनाशी अक्षर होते हैं, सही है। अक्षर अविनाशी होते हैं, अर्थात ये भी अविभाजित होते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, अल्प प्राण ध्वनि है। अल्प प्राण ध्वनि का अर्थ होता है जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगे। इसमें पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो क्या कहलाते हैं हमारे लिए? अल्प प्राण। पहला, तीसरा, पांचवा का मतलब है जो वर्णमाला में व्यंजनों में जो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके प्रथम और तृतीय वर्ण हमारे लिए अल्प प्राण होते हैं। तथा इसके अलावा य, र, ल, व जो होते हैं वह भी क्या है? हमारे लिए अल्प प्राण है। तो अब हम इसमें देखें तो प्रथम वर्ण देखें तो त हमारा इसमें दिख रहा है, अर्थात हमारा पहला ही जो ऑप्शन है वो सही है। ख दूसरा वर्ण है, दूसरा वर्ण अल्प प्राण न होकर महाप्राण होता है। श भी नहीं है। भ, प, फ, ब, भ ये चतुर्थ वर्ण है, अर्थात यह भी एक अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। हमारा आंसर होगा त। छठा प्रश्न है, महाप्राण ध्वनि नहीं है। महाप्राण का अर्थ वही मैंने अभी बोला कि अल्प प्राण में तो कौन सी होती हैं? प्रथम और तृतीय। तो महाप्राण में कौन सी हो जाएगी? द्वितीय और चतुर्थ ध्वनि या चतुर्थ व्यंजन जो होते हैं वो हमारे महाप्राण ध्वनि होते हैं। इसमें देखो, ढ और ड़ ये 2 ऐसी ध्वनियाँ दे रखी हैं जिनमें सर्वाधिक हमें
कन्फ्यूजन होता है। इसमें ड़ जो है ये तो होता है हमारा अल्प प्राण, जबकि ढ जो होता है यह एक महाप्राण ध्वनि है। तो अर्थात हमें यहाँ पूछ रहा है कि महाप्राण ध्वनि नहीं है, तो ढ तो एक महाप्राण ध्वनि है, अर्थात ढ़ जो है यह एक महाप्राण ध्वनि नहीं है, यह एक अल्प प्राण ध्वनि है। 7वां प्रश्न देखिए, असत्य कथन है री मूर्धा स्वर है? नहीं, बिल्कुल सत्य कथन है, री एक मूर्धा स्वर होता है। दूसरा है उ गुरु स्वर है। उ गुरु स्वर का अर्थ होता है जिसके उच्चारण में अधिक समय लग रहा हो, अर्थात जो दो स्वरों के मेल से बना हुआ और बड़ा स्वर हो। लेकिन नहीं, उ तो कैसा है? लघु स्वर है। कैसा है? उ एक लघु स्वर है, ना कि गुरु मतलब दीर्घ या बड़ा। तो यहाँ पे उ तो हो गया लघु स्वर, जबकि यहाँ पे अगर ये उ इस तरीके से लिखा हुआ होता तो ये हमारा एक गुरु स्वर होता। अर्थात हमें तो असत्य कथन ढूंढना था, तो हमारा आंसर तो हो गया दूसरा, उ एक गुरु स्वर है, ये असत्य है, जबकि उ एक लघु स्वर होता है। हम तीसरे कथन को भी देख लेते हैं। ओ गुण स्वर है, बिल्कुल सही है। हमारे गुण स्वर दो होते हैं, ए और ओ, ये दोनों हमारे गुण स्वर होते हैं। चंद्र बिंदु का उच्चारण नाक और मुख से होता है, बिल्कुल सही है। ये जो हमारा स्वर है यह इसका उच्चारण नाक और मुख से होता है। 8वां प्रश्न देखिए, पार्श्विक वर्ण कौन सा है? इसमें सही आंसर जाएगा हमारा ल। ल एक पार्श्विक वर्ण है। पार्श्विक वर्ण या पार्श्विक व्यंजन किस तरीके से, जब ल का उच्चारण करते हैं तब वायु जो है वो जिह्वा के दोनों पार्श्वों से होकर गुजरती हुई बाहर निकल जाती है। उच्चारण करके देखिए, ल जब उच्चारण करा तो वायु दोनों पार्श्वों को स्पर्श करते हुए बाहर निकल गई, इसलिए ल एक पार्श्विक वर्ण है। 9वां प्रश्न देखिए, कंठ तालव्य ध्वनि है। कंठ तालव्य का अर्थ है जिसमें कंठ और तालु इन दोनों का प्रयोग होता है। देखिए, अ जो है ये एक कंठ ध्वनि है, ई और ई जो होता है ये एक तालु ध्वनि है, लेकिन ये तो पूछ रहा कंठ तालव्य अर्थात जिनमें दोनों का उपयोग हो, और वह कौन सी है? ए। ए का निर्माण ही किस तरीके से होता है? अ और ई के योग से। अ और ई के योग से ए का निर्माण होता है। अ एक कंठ स्वर है और ई एक तालु स्वर है, तो जब दोनों का मेल हुआ और जब इनसे ए बना तो ये कौन सा बन गया? कंठ और तालु के योग से कंठ तालव्य स्वर ए, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर सही होगा ए। 10वां प्रश्न देखिए, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जिसमें पूछ रहा है, पहला दे रखा है अल्प प्राण। देखिए प्रश्न में हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, वो है या नहीं है पूछ रहा है। सही सुमेलित नहीं है अर्थात हमें गलत जोड़ा पकड़ना है। पहला देखिए अल्प प्राण, हमें पता अल्प प्राण कौन से होते हैं, हमने पढ़ा था अल्प प्राण, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। अल्प प्राण में कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो हमारे कौन से होते हैं? अल्प प्राण। तो देखिए इसमें ड, ट, ठ, ड तीसरा वर्ण है, सही है। ल हमने बोला था य, र, ल, व जो ये होते हैं ये भी अल्प प्राण होते हैं, और ड़ भी एक अल्प प्राण है, तो ये जोड़ा सही है। दूसरे बात करते हैं हम महाप्राण की। महाप्राण में देखिए फ, हमने बोला कि जो महाप्राण होते हैं उसमें होते हैं दूसरे और चौथे वर्ण, तो इसमें देखिए प, फ दूसरा वर्ण है, ये सही है। श, य, र, ल, व तो चले जाते हैं हमारे अल्प प्राण में, और श, श, स ये किस में आते हैं? हमारे महाप्राण में, तो श भी एक महाप्राण है, बिल्कुल सही है। अनुस्वार जो होता है वो चला जाता है हमारा अल्प प्राण में, और विसर्ग जो होता है वो आता है हमारा महाप्राण में, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा देखिए अघोष वर्ण। अघोष वर्ण जिनके उच्चारण में गले में कंपन यानी कि कंठ में कंपन का आभास ना हो वो होता है अघोष वर्ण। इसमें हम लेते हैं पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो होता है हमारा अघोष वर्ण, और
तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो होता है हमारा एक घोष वर्ण या सघोष वर्ण भी बोलते हैं। तो तीसरे ऑप्शन को देखिए, इसमें आया छ, बिल्कुल सही है, छ तो एक है। श भी एक अघोष वर्ण है, श और स, ये तीनों तो हमारे क्या होते हैं, अघोष वर्ण होता है। लेकिन ह जो है यह एक अघोष वर्ण न होकर यह एक घोष वर्ण होता है। अर्थात यह जो विकल्प है हमारे सामने तीसरा, जिसमें पूछा है कि अघोष वर्ण कौन सा है, तो इसमें ह एक अघोष वर्ण नहीं है, यह एक सघोष या घोष वर्ण होता है। तो हमारे लिए सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। 11वें प्रश्न पे देखिए, सही सुमेलित जोड़ा है। इसमें यह पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा सही है। इसमें पहला है सघोष प्लस महाप्राण। सघोष प्लस महाप्राण जो होता है वो होता है अपने वर्ग का चौथा वर्ण। इसमें देखिए द जो एक प्रकार का तीसरा वर्ण है, त थ द, अर्थात ये जोड़ा गलत है। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं जिसमें पूछ रहा है कि घोष प्लस अल्पप्राण। घोष और अल्पप्राण होता है अपने वर्ग के तीसरे और पांचवें वर्ण। ठीक है, तो इसमें देखिए ज, ये क्या है, एक तीसरा वर्ण है, अर्थात यह घोष और अल्पप्राण है। लेकिन दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें ड़ लिख रखा है। पांचवें वर्ण के अंदर हम ड़ नहीं होता, वो होता है हमारा अंग होता है। ड़ जो होता है ये उत्सिप्त वर्ण है, जिनको हमने हमारी वर्णमाला से बाहर निकाल रखा। लेकिन ड़ और ढ दोनों जो होते हैं यह क्या है, घोष वर्ण है। ठीक है, और ड़ जो होता है वह होता है अल्पप्राण और ढ जो होता है यह होता है महाप्राण। लेकिन हमें तो चाहिए घोष प्लस अल्पप्राण, इसलिए हमारे लिए ज तो घोष और अल्पप्राण हो ही गया था, और ड़ भी एक घोष और अल्पप्राण जोड़ा है, इसलिए ये बिल्कुल सही आंसर है। कि इनमें से सही सम्मिलित जोड़ा कौन सा है, तो यह एक सही सम्मिलित जोड़ा है। अन्य ऑप्शनों को भी देख लीजिए। तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है वो पूछ रहा है कि भाई अघोष प्लस महाप्राण। अघोष प्लस महाप्राण में होता है हमेशा दूसरा। ठीक है, दूसरे के हिसाब से देखें तो ख तो हो गया इसमें, ये सही है। लेकिन ह एक क्या है, महाप्राण ना होकर यह एक अल्प प्राण में चला जाता है। ठीक है, ह एक महाप्राण ना होकर अल्प प्राण में होता है, तो ये कथन भी गलत हो गया। चौथा देखिए, अघोष प्लस अल्पप्राण। अघोष प्लस अल्पप्राण में आता है अपने अपने वर्ग का प्रथम वर्ण। ठीक है, च सही होगा। और उसी के साथ साथ में कौन, न तो य वर्ण आएगा, ना ही इसमें श श स ह आएगा। इसमें केवल अपने अपने वर्ग का प्रथम वर्ण होता है, तो यह यहाँ पर एक गलत है। अर्थात चौथा ऑप्शन भी हमारा गलत था, इसलिए हमारा सही आंसर गया था इसमें दूसरा, घोष प्लस अल्पप्राण ज और ड़। 12वें प्रश्न को देखिए, अर्धस्वर कहलाने वाले व्यंजन हैं। अर्धस्वर अर्थात जिनका उच्चारण स्वर के जैसे लगता हो, और इसमें सही आंसर जाएगा हमारा य और व। अब देखिए, जैसे कि सामान्यतया हम पहले जो हिंदी में लिखते थे तो यह लिखते थे ग ये। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे हिंदी भाषा में ग ये की जगह गए का उपयोग होने लग गया है। और इसी तरीके से आओ की जगह वो भी लिखते हैं। कहीं कहीं पे हमें ये भी दिखाई देता है, तो कहीं कहीं पे इस वो की जगह वो भी दिखाई देता है। अर्थात यहाँ पर य और व जो है ये हमारे अर्धस्वर होते हैं। आज की तारीख में हिंदी भाषा में इनमें य की जगह ए का प्रयोग होने लग गया है। जैसे कि गई, इसमें य की जगह ई का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम अर्धस्वर मानते हैं। 13वां प्रश्न है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। अभी मैंने ऊपर 11वें प्रश्न के अंदर ये समझाया था कि ड़ और ढ जो हैं ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। इनको हम ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। इनको हमने हिंदी वर्णमाला से बाहर मूल वर्णों से, मूल व्यंजनों से बाहर रखा जाता है, इसलिए इनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। 14वां प्रश्न है हमारे पास में कि संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर होता है दो असमान स्वरों के बीच में संधि। दो असमान
स्वरों के बीच में संधि होकर जो स्वर बने हैं वह संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और इनमें दो होते हैं, गुण स्वर और एक वृद्धि स्वर। गुण स्वर होते हैं हमारे ए, ठीक है, और ओ। उसी प्रकार वृद्धि स्वर जो होंगे हमारे, वृद्धि स्वर जो होते हैं वो होते हैं ऐ और औ। ये हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें पहला ही ऑप्शन देखिए, ई दे रखा है। ई एक दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर नहीं है। ए देखिए, ए एक संयुक्त स्वर है, ठीक है, ये गुण स्वर है। औ यह भी एक संयुक्त स्वर है, ये वृद्धि स्वर होता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन सभी संयुक्त स्वर हैं, गलत है। इसमें आंसर गया हमारा ई। 15वां प्रश्न देखिए। 15वां प्रश्न की बात करें तो ये बोल रहा है कि कौन सा वर्ण विच्छेद गलत है। वर्ण विच्छेद की बात करें तो वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है कि जो हमें शब्द दिया है उसका निर्माण किन किन वर्णों अर्थात किन किन स्वरों और व्यंजनों के मेल से हुआ है। इसमें हमें प्रत्येक शब्द को सावधानी से देखना होता है। जैसे कि पहले ही वर्ण में देखो क्ष दे रखा है, तो क्ष एक कैसा है, संयुक्त व्यंजन है। इसका निर्माण कैसे होता है, क धन श धन अ से होता है। ठीक है, इसमें सही दे रखा है। फिर त्र भी एक संयुक्त व्यंजन है, इसका निर्माण त और र से होता है, त र और अ से होता है। तो अर्थात ये देखिए इसमें यहाँ पे सही है, क भी है, श भी है, अ भी है, त भी है, र भी है और त्र के साथ में छोटी ई की मात्रा, यह भी सही है। य के अंदर अ स्वर जुड़ा हुआ, तो यह भी सही है। अर्थात पहला शब्द का वर्ण विच्छेद बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में स के साथ में कोई स्वर नहीं है, व के साथ में आ है, सही है। स के साथ में कोई स्वर नहीं है, थ के साथ में भी कोई स्वर नहीं है, य के साथ में अ है, तो ये भी सही है। वाल्मीकि के अंदर देखिए, वाल्मीकि के अंदर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा माँ के साथ में, लेकिन यहाँ पर हमारे को बड़ी ई की मात्रा दिख रही है, अर्थात हमारे यह वर्ण विच्छेद गलत है। अर्थात हमारे 15वें प्रश्न का सही आंसर होगा 3 वाल्मीकि। 16 प्रश्न को देखिए, कौन सा वर्ण विच्छेद सही है। इसमें देखिए सही पूछा है, तो अब हमें सभी को अच्छे से देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है। पहले में देखिए उच्चारित में उ, धन, च के साथ में कोई स्वर नहीं है, च के साथ में आ स्वर है, र के साथ में ई। यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा दिख रही है, जबकि र के साथ में छोटी ई की मात्रा, अर्थात ये वर्ण विच्छेद सही नहीं है। दूसरा देखिए त्रिमात्रिक में भी ई त र सही है, ई की मात्रा छोटी सही है, म के साथ में आ की मात्रा सही है, त र के साथ में फिर देखिए यहाँ पे ई की छोटी मात्रा, तो बिल्कुल सही है। और क और उसके साथ में असर जुड़ा हुआ, अर्थात इसमें कोई हमें गलती दिखाई नहीं दे रही है। अभी तक तो हमारे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए, फिर भी हम अगले दोनों को देख लेते हैं। तीसरे में देखिए अवृत्ताकार में अ, व के साथ में री स्वर जुड़ा हुआ है, सही है। त के साथ में आ स्वर जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे आ नहीं है, अर्थात तीसरा गलत हो गया। परिश्रम में देखिए री की मात्रा छोटी दे रखी है, यहाँ पे ई की मात्रा बड़ी दे रखी है, अर्थात गलत है। अर्थात हमारे लिए सही आंसर क्या चला गया, त्रिमात्रिक। 17वें प्रश्न को देखिए, कौन सा जोड़ा असुमेलित है। असुमेलित मतलब सही नहीं है। देखिए पहला अस्वर्ण स्वर, अस्वर्ण स्वर मतलब जो असमान स्वरों का जोड़ा है, बिल्कुल सही है। ए और ओ ये सही सुमेलित है। दूसरा दे रखा अवृत्तामुखी स्वर। अवृत्तामुखी स्वर अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करते समय जो हमारा मुख है वो अवृत्ता मतलब वृत्त के आकार में नहीं होता है। ऊ जो है यह एक वृत्ताकार स्वर है, अर्थात यह जोड़ा असुमेलित है, अवृत्तामुखी स्वर नहीं है। ऊ तो वृत्तामुखी स्वर होता है, अर्थात हमारा आंसर जाएगा अवृत्तामुखी स्वर वाला जोड़ा। 18वें प्रश्न को देखिए, वत्सरीय व्यंजन नहीं है। वत्सरीय व्यंजन वो होते हैं जिनमें उच्चारण के समय मसूड़े का उपयोग किया जाता है, अर्थात जो हमारी जिह्वा है वो मसूड़े को स्पर्श करती है। इसमें ल, स, न ये तीनों जो होते हैं वो वत्सरीय व्यंजन होते हैं। इनको हम लसन
जैसे लहसुन होता है वैसे ही ल स न की ट्रिक से याद करते हैं, अर्थात इसमें हमारा सही आंसर जाएगा द एक उत्सर्य व्यंजन नहीं है। 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुल महाप्राण वर्ण है, कुल महाप्राण वर्ण है। देखिए महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं, जिसमें दूसरा और चौथा वर्ण होता है हमारे पास में, ठीक है। तो दूसरे और चौथे वर्ण की बात करें तो 5 वर्ग होते हैं, तो दूसरा और चौथा अर्थात 2, तो 5 वर्ग हुए, तो ये हो गए हमारे पास में कुल 10। फिर इसी के साथ में श, स और ह भी होते हैं, तो 4 ये हो गए हमारे पास में। और इसी के साथ में हमें पता है यह महाप्राण पुत्र हमें ने बोला था कि ड़ जो होता है ये तो अल्प प्राण होता है, लेकिन जो ढ होता है यह एक महाप्राण होता है, तो एक यह हो गया। और अनुस्वार चला जाता है हमारे अल्प प्राण में, लेकिन विसर्ग जो होता है, विसर्ग जो हम लगाते हैं ये हमारा चला जाता है किसके अंदर, महाप्राण में, तो एक ये हो गया। तो कुल हमारे पास में हो गए 10, 4, 14 और 2, 16। तो हमारा इसमें सही आंसर जो जाएगा वह होगा 16। तीसरा बात करते हैं 20वें प्रश्न की और कुल अघोष वर्ण कौन कौन से हैं, या कुल अघोष वर्ण कितने होते हैं। अघोष वर्ण के अंदर होते हैं पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है। इसके हिसाब से तो 5 वर्ग हुए, तो 5 × 2 से 10 वर्ण तो ये हो गए, प्लस इसके साथ में श, स और स ये 3, लेकिन ह जो होता है वह एक सघोष है, तो 3 ये, ठीक है। तो 10 और 3 13, तो हमारे पास में कुल अघोष वर्ण कितने हो गए, 13। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा 1, 13, ठीक है। इन प्रश्नों से संबंधित और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो से संबंधित अपने विचार भी अवश्य प्रकट करें, ताकि हमें और अधिक प्रोत्साहन मिले। आपके विचार हमारे लिए सराहनीय हैं। आप हमसे सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में भी संवाद कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर इस प्रश्न पत्र में नीचे की तरफ दिए गए हैं। जल्द ही इन विषयों से संबंधित विभिन्न कक्षाएं भी प्रारंभ की जाएगी। उनके वीडियोज़ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाए जाएंगे, इसलिए आप हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।